तो आज की चर्चा शुरू करते हैं बंगाल से, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कह सकते हैं, सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। बिल्कुल, कि कैसे ये लोग व्यापार करने आए और देखते ही देखते पूरे भारत की, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे जमीन से लगान वसूलने की जो अलग अलग नीतियां थी, उन्होंने पुराने जमींदारों को मुश्किल में डाला, कुछ नए ताकतवर लोग पैदा किए और किसानों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। आ गए हम उपनिवेश और देहांत की दुनिया में। और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि अंग्रेजों के लिए भारत एक प्रयोगशाला जैसा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने अलग अलग इलाकों में लगान के अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन मकसद हमेशा एक ही था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। एग्जैक्टली कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। और ये नीतियां सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थीं, ये गांवों के अंदर सत्ता का पूरा समीकरण, पूरा पावर स्ट्रक्चर बदलने वाली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1793 के इस्तेमारारी बंदोबस्त की, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। जी, इसे समझने के लिए मैं सोचता हूं दिमाग में 3 किरदार बिठा लेते हैं। सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में जमींदार और सबसे नीचे किसान। हाँ, कंपनी ने जमींदार को कहा, आप किसानों से लगान वसूल कीजिए और एक तय रकम हमें समय पर दे दीजिए। जमींदार साहब, हमने राजस्व की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी है। अब आप निश्चिंत होकर कृषि सुधार करें। किंतु गवर्नर जनरल, यदि फसल अकाल की भेंट चढ़ गई तो क्या तब भी हमें वही राशि चुकानी होगी? कंपनी को आपके सूखे खेतों से सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ फिक्स टाइम पे अपना टैक्स चाहिए। यह समझौता पत्थर की लकीर है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है। लगता तो है, पर मुझे जो बात इसमें सबसे अजीब लगी वो थी एक शर्त, सूर्यास्त कानून। ये कितना सख्त था? ये बेहद सख्त था, और सच कहूं तो जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। इसका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना नहीं था, जमींदारों पर पूरा कंट्रोल रखना था। मतलब? कानून साफ था, अगर तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो जमींदार की पूरी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई रियायत नहीं। शाम ढल चुकी है और खजाना अब भी खाली है। सूर्यास्त कानून के तहत अब आपकी जमींदारी की नीलामी शुरू की जाती है। ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, मेरी पुरखों की पगड़ी है कलेक्टर साहब। क्या आप इसे सड़क पर नीलाम करेंगे? रूल्स में इमोशंस की जगह नहीं होती। सोल्जर, ढोल बजाओ और अनाउंसमेंट करो, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ही अब इस जमीन का मालिक है। तो नीलामी शुरू। नहीं, मतलब फसल अच्छी हो या खराब, बाढ़ आए या सूखा पड़े, कंपनी को कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस सूर्यास्त से पहले अपना पैसा चाहिए था, और इसी वजह से जमींदार अक्सर पैसा चुकाने में नाकाम रहते थे। क्यों? देखिए, 2 बड़ी वजह थी। एक, शुरू में लगान की मांग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा तय की गई थी, और दूसरी, उस वक्त खेती की उपज की कीमतें बहुत कम थीं, तो किसान बेचारा लगान दे ही ना पाता था। और जब किसान पैसा नहीं देगा तो जमींदार कंपनी को कहां से देगा? बिल्कुल। तो एक तरफ कंपनी को लग रहा है कि वो जमींदारियों को नीलाम करके सब कुछ कंट्रोल कर रही है, पर यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि जमींदार इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सिस्टम के अंदर ही रहकर उसे तोड़ मरोड़ रहे थे, है ना? बिल्कुल, हाँ। और उनके तरीके कमाल के थे। वे चुपचाप अपनी जमीनें नीलाम नहीं होने देते थे। उन्होंने कुछ गजब के हथकंडे अपनाए। सबसे आम था फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री? ये क्या था? नीलामी में जमींदार अपने ही एजेंटों या नौकरों को भेजकर अपनी ही जमीन पर बोली लगवा देता था। और ये काम कैसे करता था? मतलब पैसा तो फिर भी देना पड़ता होगा। यही तो खेल था। एजेंट बोली लगाकर जमीन खरीद तो लेता, पर बाद में पैसे देने से मना कर देता। अच्छा। हाँ, फिर कंपनी को दोबारा नीलामी करनी पड़ती। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती, जब तक कि बाकी बोली लगाने वाले थक हार कर चले न जाएं।
आखिर में कंपनी को मजबूरन कम दाम पर उसी पुराने जमींदार को जमींदारी वापस बेचनी पड़ती थी। कमाल है। एक और तरीका था परिवार की महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदना, क्योंकि उस दौर के कानूनों के हिसाब से महिलाओं की संपत्ति को आसानी से छीना नहीं जा सकता था। नीलामी में मेरे ही गुमाश्ते बोली लगाएंगे। आधी जमीन मेरी माता के नाम कर देना, क्योंकि कंपनी महिलाओं की संपत्ति नहीं छीनेगी। हुजूर, अगर किसी बाहरी ने बड़ी बोली लगा दी तो वहां मेरे लठैत तैनात होंगे। जो भी बाहरी व्यक्ति मेरी जमीन खरीदने की हिमाकत करेगा उसे इस गांव की मिट्टी नसीब नहीं होगी। हम अपनी जमीन कागजों पर बेचकर भी अपने पास ही रखेंगे। जमींदारी की कई बार नीलामी हुई, जी। लेकिन हर बार वो उसे बचाने में कामयाब रहे। जब जांच हुई तो पता चला कि 95% से ज्यादा बोलियां फर्जी थीं। ये तो उन्होंने नीलामी को ही मजाक बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई बाहरी आदमी हिम्मत करके जमीन खरीद भी लेता तो उसे कब्जा मिलना लगभग नामुमकिन था। वो कैसे? जमींदार के लठैत यानी लाठी वाले गुंडे उस नए मालिक को मार पीट कर भगा देते थे, और गांव के पुराने किसान भी नए मालिक को लगान देने से मना कर देते थे। अच्छा, किसान भी साथ देते थे? हाँ, वे कंपनी के कानून से ज्यादा अपने पुराने जमींदार के प्रति वफादार थे, जिसे वे अन्नदाता मानते थे। तो मतलब जमींदार का कंट्रोल सिर्फ लाठी के दम पर नहीं था, एक तरह की सामाजिक सत्ता भी थी जो कंपनी के कागजी कानूनों पर भारी पड़ रही थी। तो एक तरफ जमींदार शहर में बैठकर अपनी जमीनें बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, और दूसरी तरफ गांव में एक नई शक्ति पैदा हो रही थी। बिल्कुल, और ये शक्ति शायद जमींदार से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये गांव के अंदर से ही उभर रही थी। हम बात कर रहे हैं जोतदारों की। जोतदार ये अमीर किसान थे जिनके पास जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। जमींदारों के उलट जो अक्सर कलकत्ता जैसे शहरों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे। और इसी वजह से गरीब ग्रामीणों पर उनका सीधा कंट्रोल था। बिल्कुल सीधा और मजबूत नियंत्रण। इनके पास इतनी ताकत आई कहां से? क्या वो सिर्फ खेती करते थे? नहीं, सिर्फ खेती नहीं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन तो होती ही थी, जिस पर वे बटाईदारों से खेती करवाते थे। इसके अलावा वे स्थानीय व्यापार और साहूकारी मतलब ब्याज पर पैसा देने का काम भी करते थे। तो गांव के ज्यादातर गरीब किसान अपनी जरूरतों के लिए इन्हीं पर निर्भर थे। पूरी तरह से, और इसी निर्भरता ने उन्हें बहुत शक्तिशाली बना दिया था। और हमारे स्रोतों में उनकी एक चालाकी का भी जिक्र है। वे जानबूझकर किसानों को जमींदार के खिलाफ भड़काते थे। लगान मत चुकाओ या चुकाने में देरी करो, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। जोतदार साहब, किसानों से लगान वसूलने में हमारी मदद करें। जमींदार साहब का हुक्म है। लगान? जमींदार साहब तो शहर में महलों में रहते हैं, यहाँ गांव में जनता मेरी सुनती है। मैं उन्हें लगान न देने के लिए कह चुका हूँ। जमींदार को कह देना अब गांव की बागडोर उनके हाथ में नहीं रही। और इसका फायदा? फायदा ये कि जब किसान लगान नहीं चुकाते तो जमींदार कंपनी को पैसा नहीं दे पाता और उसकी जमीन नीलाम हो जाती। और उस नीलाम हुई जमीन को खरीदता कौन था? अक्सर यही जोतदार। मतलब वे एक ही तीर से दो शिकार कर रहे थे। किसानों के हमदर्द भी बन रहे थे और जमींदार की जमीन भी हड़प रहे थे। तो सत्ता का केंद्र बदल रहा था। जो ताकत पहले शहर में रहने वाले जमींदार की हवेली में थी, वो अब गांव के अमीर किसान यानी जोतदार के घर में आ रही थी। सही कहा, जमींदार एक दूर का दुश्मन था, लेकिन जोतदार घर के ठीक बगल में बैठा महाजन था, जिसका कंट्रोल कहीं ज्यादा सीधा और रोजमर्रा का था। और ये बदलाव बंगाल के ग्रामीण समाज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो बंगाल के मैदानों में ये जमींदार और जोतदार के बीच सत्ता का एक नया खेल चल रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मैदानों तक नहीं थी। अगर हम थोड़ा और पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों में देखें तो वहां जमीन की लड़ाई बिल्कुल अलग शक्ल ले रही थी। हाँ, इसे हमारे स्रोत कुदाल और हल की लड़ाई कहते हैं। खुदाल और हल? जी, ये दो अलग अलग जीवन शैलियों का टकराव था। एक तरफ थे पहाड़िया लोग, जो इन पहाड़ियों के मूल निवासी थे। वे झूम खेती करते थे। ये भूमि हमारा भविष्य है, हमें इसे जोतना होगा और इसे अपना घर बनाना होगा। झूम खेती? हाँ। मतलब एक जगह खेती करके फिर दूसरी जगह चले जाना? बिल्कुल, जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की और फिर जमीन को वापस प्रकृति के हवाले करके दूसरी जगह चले गए।
उनका प्रतीक था कुदाल। और अंग्रेजों को उनसे क्या समस्या थी? अंग्रेजों के लिए पहाड़िया लोग असभ्य थे, उपद्रवी थे। वे एक जगह टिकते नहीं थे, इसलिए उन पर टैक्स लगाना मुश्किल था। वो जंगलों को अपनी संपत्ति मानते थे और अक्सर मैदानी इलाकों में बसे गांवों पर हमला करके अनाज और पैसा लूट लेते थे। तो कंपनी को ऐसे लोग चाहिए थे जो जंगल साफ करें, एक जगह टिककर खेती करें और लगान दें। हाँ, और यही कहानी में हल्की एंट्री होती है, यानी संथाल लोगों की। अच्छा, संथाल मेहनती किसान थे। वे हल्का इस्तेमाल करके एक ही जगह टिक कर खेती करते थे। अंग्रेजों की नजर में वे आदर्श बाशिंदे थे। इसलिए अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के निचले हिस्सों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका, जिसे दामन-ए-कोह कहा गया, सिर्फ संथालों के लिए तय कर दिया। जी इसका मतलब पहाड़िया लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा था। हाँ, उन्हें और अंदर पहाड़ों की सूखी और बंजर चोटियों की ओर धकेल दिया गया। तुमने मैदानों से उन संथालों को लाकर हमारी शांति भंग कर दी है। ये जंगल हमारी माँ है और हल इसे जख्मी कर रहा है। जंगल को सभ्य बनाना होगा मुखिया। तुम्हें पहाड़ों की तलहटी छोड़नी होगी। हमारे रूल्स में इमोशंस की कोई जगह नहीं। संथालों की बस्तियां तेजी से फैलती गईं, जंगल कटते गए, खेत बनते गए। कुदाल और हल के बीच का ये संघर्ष असल में जमीन पर कब्जे और दो जीवन शैलियों के बीच का संघर्ष बन गया। और इसमें अंग्रेजों ने हल का साथ दिया, क्योंकि उससे उन्हें राजस्व मिलता था। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी। संथालों के लिए भी सब कुछ ठीक नहीं रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्द ही संथालों को समझ आया कि वे भी एक जाल में फंस गए हैं। जिस सरकार ने उन्हें बसाया था, अब वही उनकी जमीन पर भारी टैक्स लगा रही थी। और साहूकार भी पहुंच गए होंगे। हाँ, साहूकार और व्यापारी पहुंच गए, जो उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते, और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और फसल पर कब्जा कर लेते। वे जिस आजादी के सपने के साथ वहां आए थे, वो गुलामी में बदल गया। हमने तुम्हें ये जमीन दी है, यहाँ जंगल काटो और खेती करो। हम इसे दामिनी कोह कहेंगे। हमने पत्थरों को तोड़कर और जंगलों को साफ करके इसे हरा भरा बनाया। पर अब जमींदार और साहूकार हमारे खून पसीने की कमाई पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन अब हम और सहन नहीं करेंगे। और जब शोषण बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। हाँ, 1855-56 में सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने साहूकारों, जमींदारों और अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत कर दी। उनकी मांग थी कि उनका अपना राज हो। ये एक बहुत बड़ा और हिंसक विद्रोह था। जी, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो बंगाल में जमींदार वाला सिस्टम आजमाने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि शायद कोई बेहतर तरीका हो सकता है। हाँ, जिससे लगान वसूली भी हो और बार बार के विद्रोह से भी बचा जा सके। इसी सोच के साथ जब वे भारत के पश्चिमी हिस्से बॉम्बे डेक्कन पहुंचे तो उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। अच्छा, तो ये नया प्रयोग क्या था? इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं ना? जी, रैयतवाड़ी। ये बंगाल वाले सिस्टम से अलग कैसे थी? इसमें सबसे बड़ा फर्क ये था कि कंपनी ने जमींदार जैसे बिचौलिए को पूरी तरह हटा दिया। मतलब कोई मिडिलमैन नहीं? कोई नहीं। लगान का बंदोबस्त सीधे किसान यानी रैयत के साथ किया गया। जमीन का सर्वे होता, उसकी उपज का अनुमान लगाया जाता और फिर लगान की रकम तय कर दी जाती थी। अब कोई जमींदार नहीं होगा, तुम सीधे सरकार को लगान दोगे। अब तुम अपनी जमीन के खुद मालिक हो। साहब, जमींदार तो बदल गया, पर शोषण नहीं। आपने जो लगान तय किया है वो बहुत ज्यादा है। इसे चुकाने के लिए मुझे अपनी संतानें तक बेचनी पड़ेंगी। क्या यही आपका सुधार है? सुनने में तो ये व्यवस्था किसानों के लिए बेहतर लगती है। बिचौलिया हट गया, सीधा सरकार से लेना देना। हाँ, कागज पर तो बेहतर लगती है। लेकिन यहाँ भी विद्रोह हुआ, और उसकी वजह तो कहीं 7 समुंदर पार अमेरिका में थी। ये कैसे हो सकता है? ये ग्लोबल इकोनॉमी का लोकल जिंदगी पर असर का एक क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया। गृह युद्ध। हाँ,
अमेरिका उस वक्त ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए कपास का सबसे बड़ा सप्लायर था। युद्ध की वजह से वहां से कपास आनी बंद हो गई। ब्रिटेन की मिलें ठप पड़ने लगीं। तो उन्होंने भारत की तरफ देखा। बिल्कुल, उन्होंने भारत, खासकर दक्कन के कपास उगाने वाले इलाकों से कपास की मांग अचानक बहुत बढ़ा दी। कपास के दाम आसमान छूने लगे। तो दक्कन के किसानों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। हाँ, और साहूकारों ने भी उन्हें कपास उगाने के लिए दिल खोलकर कर्ज देना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में दक्कन के किसानों की जेब में खूब पैसा आया। लेकिन ये एक आर्थिक बबल जैसा था। बिल्कुल, और जब 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हुआ तो ये बबल फट गया। ब्रिटेन को फिर से अमेरिका से सस्ती कपास मिलने लगी और भारत से कपास की मांग और कीमतें दोनों धड़ाम से गिर गईं। और साहूकारों ने क्या किया? साहूकारों को अब अपना पैसा डूबने का डर सताने लगा। जिन्होंने कल तक आसानी से कर्ज दिया था, अब वे पुराना कर्ज ब्याज समेत तुरंत वापस मांगने लगे। और किसानों के पास तो पैसे थे नहीं। उनकी कपास कोई खरीद नहीं रहा था और इधर सरकार का भारी भरकम लगान भी सिर पर था। किसान कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गए। और इसी हताशा और गुस्से का नतीजा थे 1875 के दक्कन दंगे। हाँ, किसानों ने मिलकर साहूकारों और अनाज के व्यापारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। साहूकार, तेरे इस बही खाते ने हमारी 3 पीढ़ियों को गुलाम बना दिया और आज ये सब झूठे हिसाब खत्म होके रहेंगे। रुको, ये कानून के खिलाफ है। बिना इन कागजों के तुम्हारा ऋण कैसे सिद्ध होगा? ये तुम लोगों को हो क्या गया है? यही तो हम चाहते हैं आलस। न रहेगा कागज, न रहेगी गुलामी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्या? ज्यादातर मामलों में उनका निशाना साहूकारों की जान लेना नहीं था। किसानों का असली गुस्सा साहूकारों से ज्यादा उन दस्तावेजों पर था जो उनकी गुलामी का सबूत थे। आप बात कर रही हैं बही खातों और ऋण पत्रों की। बिल्कुल, वे साहूकारों के घरों में घुसते, उनके बही खाते और कर्ज के कागजात बाहर निकालते और उन्हें आग लगा देते। ये एक बहुत शक्तिशाली सांकेतिक विद्रोह था। वो अपनी गुलामी के सबूत मिटा रहे थे। हाँ, वो इस व्यवस्था को ही नष्ट करना चाहते थे जो उनका शोषण कर रही थी। और सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? सरकार को डर था कहीं ये 1857 जैसी कोई बड़ी बगावत न बन जाए, इसलिए उन्होंने मामले की जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग बनाया। आयोग ने पूरे इलाके का दौरा किया, लोगों के बयान लिए और एक रिपोर्ट तैयार की। क्या दंगों का मुख्य कारण साहूकारों का लालच था या फिर हमारी कंपनी की नीतियां? साहब, साहूकार तो केवल एक बिचौलिया था। असली कारण आपकी सरकार का असहनीय लगान था जिसने हमें साहूकारों के जाल में धकेला। आपकी रिपोर्ट सत्य लिखेगी या केवल कंपनी का बचाव करेगी? और उस रिपोर्ट में क्या निकला? उस रिपोर्ट में ये माना गया कि लगान की भारी दर और साहूकारों का शोषण ही इन दंगों की असली वजह थी। और इस पूरी उथल-पुथल पर लंदन में ब्रिटिश संसद की भी नजर थी। 1813 में एक 5वीं रिपोर्ट पेश की गई। ये मतलब 1002 पन्नों का एक विशाल दस्तावेज था। 1000 पन्नों से भी ज्यादा? जी, असल में ब्रिटेन में एडम स्मिथ के फ्री ट्रेड विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे व्यापारी चाहते थे कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो। अच्छा, तो ये रिपोर्ट कंपनी के खिलाफ एक तरह का हथियार थी। हाँ, ये रिपोर्ट कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए तैयार की गई थी। ये 5th रिपोर्ट प्रूफ है कि इंडिया में आपकी कंपनी ने कुशासन की अति कर दी है। जमींदार उजड़ रहे हैं और फार्मर्स गरीब हो रहे हैं। माय लॉर्ड, ये रिपोर्ट कंपनी के विरोधियों की साजिश है। हम केवल इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ट्रुथ दबाया नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट के बेस पर अब इंडिया के प्रशासन की निगरानी सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। तो क्या इस रिपोर्ट में जो लिखा था वो सब सच था? पूरी तरह नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट में जमींदारों के पतन और उनकी जमीनों की नीलामी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था ताकि कंपनी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। लेकिन इसने हमें उस दौर की एक झलक जरूर दी। मुखिया जी, पूरे गांव का टैक्स एक साथ कलेक्ट करो। ये पूरे महाल की सामूहिक जिम्मेदारी है। साहब, गांव में कई घर ऐसे हैं जहां चूल्हा तक नहीं जला। मैं पूरे गांव का बोझ कैसे उठाऊं? यदि एक व्यक्ति विफल हुआ
तो क्या आप पूरे गांव की जमीन छीन लेंगे? ये तो कोई इंसाफ नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, चाहे बंगाल का इस्तेमारी बंदोबस्त हो या फिर दक्कन की रैयत वाली व्यवस्था, अंग्रेजों का असल मकसद हमेशा एक ही रहा, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। हाँ, और इन नीतियों ने सिर्फ पैसा नहीं वसूला बल्कि ग्रामीण समाज के पूरे ताने बाने को ही तोड़ दिया। सही कहा। जमीन जो पीढ़ियों से परिवार के जीवन और सम्मान का आधार थी, अब बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई थी। पुराने सामाजिक रिश्ते टूट गए और उनकी जगह पैसे और कानून पर आधारित नए शोषणकारी रिश्ते बन गए। और हर व्यवस्था ने अपने अपने तरीके से किसानों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया, चाहे वो जमींदार के खिलाफ हो, साहूकार के खिलाफ हो या फिर सीधे सीधे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ। बिल्कुल। ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। उस दौर में किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने का जरिया साहूकार के बही खाते थे, वो कागज के दस्तावेज जो उनकी गुलामी को लिखते थे। हाँ, सही बात है। अगर हम आज के दौर में देखें तो क्या हमारी आर्थिक नीतियां और बैंकिंग सिस्टम भी एक तरह के अदृश्य बही खाते नहीं बनाते जो लोगों को कर्ज और निर्भरता के एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। औपनिवेशिक शासन तो खत्म हो गया, पर क्या शोषण के वो तरीके आज भी किसी नए, ज्यादा जटिल रूप में हमारे बीच जिंदा हैं? सुनो कहानी देहात की, माटी और अधिकार की, उपनिवेशवाद के साए में उस जमीनी मार की। इतिहास के पन्नों में दबी एक पुकार है, ये किसान की बगावत, ये खेतों की ललकार है। सन 1793 बंगाल की वो शाम थी, इस्तेमारी बंदोबस्त ने छीनी सबकी सुकून शाम थी। राजस्व हुआ निश्चित सारा, जमींदार का बुरा हाल, सूरज ढलने से पहले चुकाओ या नीलामी का जाल। वर्धमान की गलियों में हड़खली बनी विरासतें, पर फर्जी बोलियों ने बचा ली अपनी विरासतें। राजमहल की चोटियों पर पहाड़ियां का था राज, कुडाल से झूम खेती की, जंगल ही उनका ताज। राय संथाल वहां हाथ में लेकर हल, दामिनी कोह की धरती पर मच गई भारी हलचल। सभ्य बनाने के नाम पर छीने गए अधिकार, 1855 में हुआ संथालों का वार। पांचवी रिपोर्ट जब पहुंची ब्रिटिश संसद के द्वार, ईस्ट इंडिया की लूट का खुल गया सारा व्यापार। कलेक्टर की वो अर्जिया, किसानों का वो रोना, दिखाया कैसे कंपनी ने लूटो मिट्टी का सोना। दक्कन की काली मिट्टी पर कर्ज का साया गहराया, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को ही तड़पाया। अमेरिकी गृह युद्ध की रुई ने पहले तो खूब हंसाया, फिर मंदी की उस मार ने साहूकार का कर्ज बढ़ाया। पुणे और हमनगर में जब भूते गुस्सा भारी, जला दिए बही खाते वो कर्ज की जंजीर सारी। ना साहूकार की रहम थी, ना अंग्रेजों का प्यार, दक्कन दंगा आयोग ने की
उपनिवेशवाद और देहात की बिसात है। कलम उनकी थी, कानून का था, पर ये माटी आज भी गवाह है उन